Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम लोग गॉस थ्योरम देख रहे थे और गॉस थ्योरम में मैंने आपको भाग 1 बता दिया है और भाग 2 बता दिया, भाग 3 बता दिया। अब हम लोग देखेंगे भाग 4, है ना। भाग 4 में हम देखने वाले हैं गॉस का जो नियम है, इसको गाउस का नियम भी कहा जाता है। गॉस का नियम जो है वह कहाँ पे लागू होता है, कहाँ पे लागू कर सकते हैं, कहाँ लागू नहीं कर सकते हैं, इसकी क्या शर्तें हैं, हम शर्तें पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछ देता है बोर्ड के पेपर में कि गाउस के नियम लागू करने की शर्त बताइए, क्या शर्त है इसकी। तो कहाँ पे ये लागू होता है, ये इसके बारे में हमको बताना पड़ता है। तो इसके पहले हम लोग पार्ट 3 देखे थे, भाग 3 देखे थे। उसमें मैंने बताया था गॉस का प्रमेय क्या होता है और उसको मैंने प्रूफ किया था। गॉस के प्रमेय को मैंने प्रूव किया था, उसका फार्मूला भी मैंने एक सूत्र निकाला था और वहां पे बताया गया था फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जो गॉस का नियम मैंने बताया था वह कहाँ लागू हो सकता है, कैसे पृष्ठ के लिए लागू करते हैं और कैसे पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। हम यहाँ पे 2 कंडीशंस लेंगे, 2 शर्त लेंगे, 2 शर्त से बताएंगे आपको, है ना। इसकी 2 शर्त आपको बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर, गाउस का नियम प्रत्येक आकृति व आकार पर लागू होता है लेकिन पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए। गॉस का नियम या गाउस का नियम किसी भी पृष्ठ पर लागू हो सकता है, पृष्ठ के आकृति और आकार से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आयत में नहीं होगा, वर्ग में होगा, घन में नहीं होगा, घनाभ में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। गोले में नहीं होगा, वृत्त में होगा, गोले में, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी प्रकार का पृष्ठ हो, चाहे जैसा भी हो उसकी आकृति हो, जैसा भी उसका आकार हो, हर जगह पे, हर आकृति वाले पृष्ठ पर गॉस का नियम क्या होगा, लागू होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, उसमें जो भी पृष्ठ आप ले रहे हैं वह पृष्ठ बंद होना चाहिए। अगर पृष्ठ खुला हुआ है, ओपन है, तो नहीं होगा। अगर पृष्ठ बंद है तो ही होगा। तो बात समझ में आ रहा है? पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए पूरी तरह से। जैसे गोला लेंगे तो गोला कैसा होगा, चारों तरफ से बंद होगा कि नहीं होगा। एक आयत लेंगे तो बंद होगा, एक घन लेंगे तो चारों तरफ से पैक होता है। उसमें क्या होता है, जगह खाली थोड़ी होता है बाहर की तरफ। ऐसा थोड़ी होता है कि आधा हिस्सा छूट जाता है उसको बनाने में, ऐसा नहीं ना है। तो कोई भी ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। तो जरा हम यहाँ पे एग्जांपल दिखाते हैं आपको, एग्जांपल से जरा समझिए इसको क्या ये कहना चाहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पृष्ठ मैंने बनाया है, एक पृष्ठ मैंने लिया पहला नंबर। इस पृष्ठ में आप देख पा रहे होंगे ये जो भी मैंने पृष्ठ लिया है पूरी तरह से बंद है। देखिए कहीं पे खुला हुआ है क्या, ये पूरी तरह से क्या है, पृष्ठ बंद है। अगर इसके अंदर कोई चला जाए तो क्या निकल पाएगा, है ना। इसके अंदर कोई चला जाए तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से बंद है कि नहीं, बंद है, पैक है कि नहीं है, तो ये पूरी तरह से बंद है। तो यहाँ पे गाउस का नियम क्या होगा, लागू होगा। ऐसे पृष्ठ पर क्या होगा, गाउस का नियम लागू होगा। और यहाँ पे अगर आपको लिखना हो कितना होगा विद्युत फ्लक्स गॉस के नियम से, तो उसका सूत्र बनेगा आपका फाई बराबर सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे सिग्मा लगाने का क्या मतलब है, एक आवेश नहीं ना इसके अंदर Q1 है, Q2 है, Q3, बहुत सारे आवेश है। तो उन सभी आवेशों के लिए यहाँ पे हम सिग्मा लगा दिए हैं, और हैं तो आवेश ही, और आवेश को डिनोट करते हैं किससे, Q से। तो सिग्मा लगा के यहाँ Q लिख देंगे। इस सिग्मा Q का मतलब है, सिग्मा Q को लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। उसी को मैंने सिग्मा Q से व्यक्त कर दिया है, ठीक है। और बाई एप्सिलॉन 0 तो फार्मूला में होता है, ये आपको पता है। अब दूसरा फिगर लेंगे, जरा दूसरा फिगर को ध्यान दीजिए। क्या ये पूरी तरह से क्लोज है, क्या ओपन है या क्लोज है, तो आप क्या बोलेंगे, ओपन है। देखिए यहाँ पे खुल गया है, ये पृष्ठ खुला हुआ है ना। तो ऐसे पृष्ठ में गाउस नियम लागू नहीं होगा। तो गाउस नियम जब लागू नहीं होगा तो आप फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0 जैसे इसमें लिखे थे, इसमें आप कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। तो गाउस का नियम ही नहीं लागू होगा, तो यहाँ पे गाउस का हम सूत्र नहीं लगा सकते। हमेशा ऐसे पृष्ठ में ही हम गाउस का सूत्र जो निकाले थे, प्रूफ किए थे, वह लगाया जा सकता है। तो ये गाउस के नियम का पहला शर्त समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर सर, गाउस का दूसरा नियम, जो दूसरा शर्त है उसको देखते हैं। गाउस के नियम में आकृति या पृष्ठ के बाहर स्थित किसी आवेश को नहीं लिया जाता। वेरी वेरी, देखिए बहुत बढ़िया चीज है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है।
ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्या है जब बोर्ड के पेपर में आपको पूछ देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखना क्या है। जैसे अभी लिख देगा गॉस या गाउस का नियम लागू करने की शर्त, ऐसे पूछ दिया, कितने लोग क्या होता है डिस्टर्ब हो जाते हैं, शर्त क्या लिखें, शर्त होता क्या है ना। तो ध्यान दीजिएगा, शर्त का मतलब होता है कि कहाँ पे वो लागू होता है, लागू करने की शर्त की बात कर रही है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे उसको हम यूज करेंगे गॉस के नियम को, तो उसी को बोला जाता है लागू करने की शर्त। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, अगर आवेश कहाँ पे ले लिया जाए, बाहर, जो पृष्ठ के अंदर आवेश होता है उसी आवेश को हम लेते हैं गॉस के नियम में। गॉस के नियम में पृष्ठ के अंदर वाले आवेश को लेते हैं, बाहर वाले आवेश से कोई मतलब नहीं होता है। अगर पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है तो गॉस का नियम लगाते समय उस बाहर वाले को हम नहीं लेंगे, सिर्फ भीतर वाले को लेंगे, अंदर वाले को लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक पृष्ठ बनाया है जो बंद पृष्ठ है, क्लोज है, क्लोज सरफेस है। इसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने 2 पॉइंट चार्ज को रखा है, Q1 और Q2, 2 है ना, Q1 और Q2 है, और एक आप देख रहे होंगे बाहर है Q3। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपसे बोला गया है बाहर स्थित है ना आवेश को नहीं लिया जाता है, बाहर स्थित आवेश को नहीं लिया जाता है। मतलब गॉस का थ्योरम इसमें लग तो जाएगा, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पृष्ठ बंद है तो लग जाएगा, इसके अंदर आवेश है तो, लेकिन ये बाहर वाला हम नहीं लेंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्यों लग रहा है, समझ में आ रहा है, अगर एक आवेश होता तो हम सिग्मा नहीं लगाते, लेकिन इसके अंदर कई आवेश हैं, इसलिए हम सिग्मा से व्यक्त करके फार्मूले को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्मा क्यू का मतलब है Q1 प्लस Q2, क्योंकि ये दोनों आवेश भीतर है तो दोनों का योग बटे एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि आप जानते हैं कि फाई इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन जीरो। अगर एक आवेश होता Q केंद्र पर बीच में, है ना, तो हम क्या कहते, तो हम कहते Q एप्सिलॉन जीरो, लेकिन यहाँ पे 2 3 4 5 दिए रहेंगे तो हम सिग्मा से ऐसे व्यक्त कर देते हैं, ठीक है। और अगर लिखना चाहते हैं तो सबको जोड़ के यहाँ पे ऐसे आप लिख देंगे, जितने भीतर की तरफ है, बाहर से तो मतलब यहाँ पे है नहीं। तो ये दूसरा शर्त भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। यदि कोई प्लस Q आवेश किसी घन की एक फलक सतह के फलक या सतह बोलिए के केंद्र पर रखा है तो घन से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है एक आवेश है, मान लीजिए इस वाले फलक पर है ना, इस वाले सतह पर एक आवेश है और सतह के केंद्र पे रखा हुआ है, वो है Q, क्या है मान लीजिए वो, ये है Q टोटल, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो Q आवेश है इस सतह पे के केंद्र पे रखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस घन से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं या कितनी फ्लक्स गुजर रही है ना। तो आप करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे एक आवेश रख दिया जाए इसके केंद्र पे, है ना, इसके केंद्र पे एक आवेश रख दिया जाए तो क्या होगा, जब आवेश आप रखेंगे तो आवेश को आप एक गेंद की तरह मान सकते हैं, है ना, कि जब आवेश रखा जाएगा तो आधा हिस्सा उस आवेश का ये माना जाता है कि आधा हिस्सा नीचे की ओर होगा और आधा हिस्सा ऊपर की ओर होगा। मतलब आवेश जब कोई यहाँ केंद्र पे रखेंगे, इसके केंद्र पे, तो आधा हिस्सा क्या होगा भीतर की ओर और आधा हिस्सा किधर होगा, बाहर की ओर होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गाउस का नियम जो है वो ये कहता है कि हम आवेश बाहर का नहीं लेते हैं, बल्कि कहाँ का लेते हैं, अंदर वाले आवेश को लेते हैं, बाहर वाले को नहीं लेते हैं। तो हम जो अंदर होगा आवेश, जो हिस्सा आवेश का अंदर होगा वही वाला आवेश जो होगा जिसके वजह से वहां पे फ्लक्स देखने को मिलेगा, बाहर वाले की वजह से नहीं। तो यहाँ पे टोटल आवेश Q है और इसके केंद्र पर रखा गया था, तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा Q की बात करें तो सिग्मा Q बराबर होगा Q/2। मतलब टोटल आवेश जो होगा वो Q नहीं होगा बल्कि इसका आधा होगा, आधा इसका ऊपर की ओर होगा और आधा भीतर की ओर होगा, है ना। तो इसीलिए सिग्मा Q के जगह क्या लिखेंगे, हम Q/2 लेंगे। समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब Q/2 लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा अगर आपको, तो पहले आप ऐसे लिख लीजिए, फाई इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा Q/0 और सिग्मा Q को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, Q/2, क्योंकि आधा ही हम लेंगे, इसका घन है ना, घन के एक सतह के केंद्र पे है तो आधा ही लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिग्मा Q के जगह पे Q/2 हो जाएगा, Q/2 और एप्सिलॉन 0 तो पहले से है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से फाई इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन 0। यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे कोई घन हो और उस घन के किसी सतह के केंद्र पर कोई आवेश रखा हो तो हमेशा उस आवेश का वैल्यू उस आवेश का आधा ही लेते हैं, है ना।
तो ये आपका Q/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो आगे देखते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। हमने भी क्या देखा, अभी मैंने गॉस के नियम को लागू करने की कुछ शर्तें थी उसको मैंने बताया। अब हम देखते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, मतलब जो गॉस का नियम है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। मैं उसका यूज करके क्या करूंगा, कुछ फार्मूले डिराइव करूंगा, है ना, कुछ फार्मूले को प्रूफ करूंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर जो है गॉस का नियम का अनुप्रयोग, जहां मैं उपयोग इसका कर रहा हूं, पहला जो फार्मूला है निकालना है हमें, इसके लिए अनंत विस्तार के रेखीय आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं निकालने वाला हूं। क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके लिए, एक अनंत विस्तार, एक अनंत लंबाई का, है ना, अनंत लंबाई का कोई रेखीय आवेश तार है। अनंत लंबाई का क्या है, रेखीय आवेश तार है, और उसके लिए हम क्या निकालने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो भी किसका प्रयोग करके, गॉस के नियम का प्रयोग करके। इसमें गॉस का नियम कहीं ना कहीं हमें यूज करके ही निकालना है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं गॉस के नियम का, इसको निकालने के लिए, तीव्रता निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, माना लेमडा, है ना, लेमडा रेखीय आवेश घनत्व का कोई तार एक समान धनावेशित है ना। मैंने देखिए एक तार लिया है ना, और वो तार कैसा है, धनावेशित है, एक समान रूप से देखिए धनावेश फैले हुए हैं चारों तरफ, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, है ना। और ये जो इसका जो घनत्व है, जो रेखीय आवेश घनत्व है इस तार का, वो हमने क्या मान लिया, लेमडा रेखीय आवेश घनत्व। मैंने ये पढ़ाया था, पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ाया था, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया था, और आयतन घनत्व पढ़ाया था, है ना। तो ये सभी घनत्व मैंने पढ़ाया था चैप्टर 1 में, आप देख लीजिएगा, है ना। चैप्टर जो 1 है उसमें मैंने एक भाग बनाया था, एक पार्ट बनाया था, उस पार्ट में मैंने इन तीनों चीजों को बताया था, रेखीय आवेश घनत्व को भी बताया था, पृष्ठीय आवेश घनत्व को बताया था, ठीक है, आयतन को भी बताया था, आयतन घनत्व को भी मैंने बताया था, सबको बता डाला था, ठीक है। तो वहां से आप समझ सकते हैं। तो लेमडा, इसीलिए मैं रेखीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट कर रहा हूँ, लेमडा से। यदि इसके DQ अल्पांश, मतलब ये बहुत, मतलब ये धन आवेश मान लीजिए टोटल कितना है, ये टोटल आवेश मान लीजिए कितना है, टोटल आवेश आपका मान लीजिए Q है, ये टोटल आवेश कितना है, Q। लेकिन हमें क्या करना है, इसका मैं बहुत थोड़ा सा अगर आवेश ले रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया ले रहा हूं, तो बहुत थोड़ा सा जब इसका मैं लंबाई लूंगा तो उसको मैं DL मानूंगा, क्योंकि इसकी पूरी लंबाई कितनी है, L। अगर इसकी पूरी लंबाई L है, इसका थोड़ा सा अगर मैं लंबाई हूं, थोड़ा सा इसका पार्ट काटूं, तो उसकी लंबाई में कितना लूंगा, DL लूंगा। और जब मैं उसकी लंबाई DL लूंगा तो उस पर आवेश बहुत थोड़ा सा ही लेंगे, और थोड़ा सा आवेश को मैंने क्या मान लिया, DQ, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्पांश आवेश। तो यही बोला गया है, यदि इसके DQ अल्पांश के कारण R दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कितनी दूरी पे, R दूरी पे। मतलब इस DQ से, ध्यान दीजिएगा, इस DQ से हमें कितनी दूरी पे निकालना है, इस DQ से R दूरी पे। तो मान लीजिए अगर DQ से R दूरी पे आपको निकालना है, तो मान लीजिए वह बिंदु यही है, मान लीजिए वह बिंदु क्या है, यही है, और उस बिंदु को मैंने नाम दे दिया P। क्या नाम दे दिया, P। ये एक बिंदु है, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया P, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, तीव्रता निकालना है, विद्युत क्षेत्र क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। बात समझ में आ रहा है। इससे R दूरी पे, मतलब इसकी त्रिज्या जितनी होगी उतने ही लेंगे ना। मान लीजिए इसका मैंने त्रिज्या ले लिया R, है ना, तो इतनी दूरी आएगी इधर भी, इतनी दूरी इधर भी आएगी, तो वही मैंने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो कितनी होगी, R होगी। तो R दूरी पे मैंने क्या ले लिया, इसका एक बिंदु ले लिया P, और इसी बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अगर आप इस तार के वजह से, इस तार के वजह से आप निकालना चाहते हैं कि कितना यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है। क्योंकि गॉस का नियम लगाना है, तो गॉस का नियम लगाने के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता पड़ती है। एक ऐसा पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ हम लेंगे जिसको हम कल्पना करते हैं, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ को क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, है ना। तो अगर इस तार की मैं बात करूं, तो ये तार कैसा है, एक बेलन के आकार का है। तार कैसा होता है, एक बेलन के आकार का होता है। तो मैंने एक कल्पना किया गॉसियन पृष्ठ, जो कैसा है, एक बेलन के आकार का है। कैसा है, बेलन। तो मैंने एक बेलन के आकार का गॉसियन पृष्ठ क्या किया, कल्पना किया, है ना, कल्पना किया उसका। तो जब कल्पना करेंगे तो इस प्रकार कल्पना करेंगे कि जिस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, उस बिंदु से वो गॉसियन पृष्ठ होकर जाना चाहिए, उस बिंदु से वह गॉसियन पृष्ठ होके जाना चाहिए। तो देखिए उस बिंदु से, यहाँ पे बिंदु P लिए हैं, और इसी पे तीव्रता निकालना है, और इससे ये गॉसियन पृष्ठ क्या हो रहा है, होके जा रहा है।
अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P पर निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वैद्युत फ्लक्स का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ ले लिया गया है। इसके पहले गॉसियन पृष्ठ नहीं लिया गया था, इसीलिए, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के लिए ही वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। आपने गॉस का नियम का देखा था फार्मूला, गॉस का नियम गॉसियन पृष्ठ के लिए ही लागू होता है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे मानना पड़ा। तो बात समझ में आ रही होगी। जैसे आगे बढ़ेंगे, आर दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, अतः गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर पृष्ठ बेलनाकार प्राप्त होता है ना। तो बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे आपको 3 पृष्ठ नजर आ रहे होंगे, एक ये समतल नजर आ रहा है ना, एक ये नजर आ रहा है, और एक आपको ये नजर आ रहा है। देखिए एक बेलन को बनाया जाता है, तो एक बेलन में ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों देखिए वृत्ताकार होते हैं, वृत्त के आकार के हैं। और ये देखिए ये एक पृष्ठ होता है, ये बीच वाला है ना, ये वाला भी एक पृष्ठ होता है, जो एक समतल, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये जो होता है पृष्ठ, इसको आप समतल कहेंगे, है ना। और ये जो पृष्ठ है यहाँ पे आयत के आकार का थोड़ा बहुत है ना, आयताकार टाइप का होता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप 2 तरह का पृष्ठ पा रहे होंगे, एक ये वाला पृष्ठ हो गया और एक ये वाला पृष्ठ हो गया इधर, और एक ये वाला बीच का हिस्सा। देखिए अगर इसको काटा जाए तो यहाँ भी एक हिस्सा मिलेगा, ये वाला। तो 3 तरह का आप यहाँ पे क्या पा रहे हैं, पृष्ठ पा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। मैंने क्या किया, इस पृष्ठ का छोटा सा भाग ले लिया, इस पृष्ठ का भी छोटा सा भाग ले लिया, और यहाँ भी मैं छोटा सा टुकड़ा काट ले रहा हूँ, है ना, इस पृष्ठ का भी, ठीक है। और मैंने आपको 2 चीज बताया था। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, आपको पता होना चाहिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण, जो वैद्युत बल रेखा हम दिखाते हैं, वह किधर दिखाते हैं, बाहर की ओर दिखाते हैं, है ना। तो देखिए इधर बाहर की ओर, इधर मैंने E1 ले लिया है, ठीक है, विद्युत बल रेखा को दिखाया, यही वैद्युत क्षेत्र की क्या है, दिशा हो गया E1। मान लीजिए कि यहाँ पे इस पृष्ठ के वजह से इस पर एक काम कर रहा है क्या, एक E1 भी काम कर रहा है, और एक E2 भी काम कर रहा है, एक E3 भी काम कर रहा है। ऐसे विद्युत बल रेखाएं पूरी तरह से बनी है। अरे भाई लंबा है ना तार, तो पूरी तरह से विद्युत बल रेखाएं बनी होंगी चारों तरफ, है ना, ऐसे सब आवेश की वजह से आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं पूरे से गुजर रहा है ऐसे। अब एक का मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए इस पृष्ठ किससे जो होके जा रहा है उसको बल रेखा को E1 नाम दे दिए, और जो इस पृष्ठ से जा रहा है उसको E2 दे दिए, और जो इससे जा रहा है उसको E3 दे दिए, है ना। सब बल रेखा ऐसे गुजर रही है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई है, E1 E2 E3 ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बताया था पृष्ठ के लिए एरिया वेक्टर कैसे देखते हैं। तो अगर मैं इस पृष्ठ के लिए एरिया वेक्टर देखूं थोड़े से भाग के लिए, तो इसके लंबवत लेते हैं। इसके लंबवत हम किधर दिखाएंगे, ऊपर की ओर। मान लीजिए ये पृष्ठ ऐसा है, जब ये पृष्ठ ऐसा है तो इसके लंबवत ऊपर की ओर होगा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, DA3। और E1 वाले में देखिए ऐसे, इसको मैं बात करूं तो ये पृष्ठ ऐसा है, कुछ इस तरह का है, तो ऐसे है तो इधर होता है ना, ऐसे लेते हैं। तो जिधर E1 है उधर ही DA1 ले लिए, है ना, बारी बारी से लेंगे। एक DA1 ले लेंगे, एक का DA2 ले लेंगे, एक का DA3 ले लेंगे। E1 के साथ DA1 हो गया, है ना, और E2 के साथ क्या हो गया, D वेक्टर A2 हो गया, और E3 के साथ क्या हो गया, D वेक्टर A3 हो गया। तो ऊपर और नीचे समझ पा रहे होंगे, दोनों एक जैसे हैं। तो ये ऐसे है तो ये नीचे की ओर हो जाएगा, ये ऐसे पृष्ठ है ना, ये नीचे की ओर हो गया इसका क्षेत्र वेक्टर, और ये ऐसे है तो ये ऊपर की ओर हो गया। और E1 E2 E3 सब एक ही दिशा में होंगे, है ना, सब एक ही डायरेक्शन में है। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, देखिए ये वाला, है ना, ये थीटा 1 बराबर कितना है, इन दोनों के बीच, A1 और E के बीच कितना कोण है, 0 डिग्री। इन दोनों के बीच कितना बताइए, 90 डिग्री, इसको थीटा 2 मान लीजिए। और इन दोनों के बीच क्या है, 90 डिग्री इनके बीच भी है, इसको थीटा 3 मान लीजिए। और इस तरह से मान के हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। इस पूरे तार का जो आवेश है टोटल कितना है, Q, और थोड़ा सा जो मैं लिया हूँ कितना मान लिया हूँ, DQ मान सकता हूँ, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि L लंबाई, मैंने तार की लंबाई कितनी मानी, L, यदि L लंबाई तथा R त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें, तो गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश, है ना। अगर आप इस कुल आवेश का मान निकालना चाहते हैं, और आपको इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है, देखिए रेखीय आवेश घनत्व अगर आपको इसका दिया हुआ है, रेखीय आवेश घनत्व तार का दिया हुआ है, तो आराम से आपको एक सूत्र बताया गया था। मैंने वहां पे सूत्र बताया था आपको, यही वाला सूत्र बताया था, लेमडा बराबर Q/L, आपको याद हो रहा होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये कैसे। लेमडा बराबर Q/L मैंने बताया था, रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र, चैप्टर 1 में। तो यहां से अगर क्या करें आप, तो इसका इसमें गुणा कर दें तो Q बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा L हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया Q बराबर लेमडा L, ये कुल आवेश हो गया, टोटल आवेश लेमडा के पद में हो गया, ठीक है।
अब गाउस के नियमानुसार, गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है कि फाई इक्वल टू, अगर पूरे के लिए निकालना हो आपको, अगर आपको क्या निकालना हो, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना बल रेखा गुजर रहा है ना, अगर आपको ये पता करना हो तो आप क्या करेंगे, गाउस के नियम के अनुसार लिखेंगे फाई बराबर इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, ये बंद होता है ना पृष्ठ, तो क्लोज इंटीग्रेशन ए मतलब इस पूरे के लिए, किसके पूरे के लिए, ये वाला पूरा एरिया, इसका जो अपना एरिया होगा है ना, इस एरिया के लिए हम यहाँ पे लेंगे ए, और डॉट वेक्टर डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, टोटल आवेश कितना है क्यू, और बट एप्सिलॉन जीरो गॉस के नियम से होता है, अच्छे से पता है आपको। अगर आप चाहें तो इसको और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए को लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, बाकी सब तो वही है, बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, इसको छोड़िए, अब इसको दोनों को लेके चलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना आपको, यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा लिखने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस पृष्ठ को जब आप बनाए हैं तो तीन तरह के पृष्ठ मिल रहे हैं, एक, ये दो, ये तीन, तीन तरह के आपको यहाँ पे पृष्ठ देखने को मिल रहे हैं। तो जब तीन तरह के पृष्ठ आपको देखने को मिलेंगे तो उस कंडीशन में आपको इससे भी कुछ होके गुजर रहा होगा फ्लक्स, इससे भी कुछ होके गुजर रहा होगा, इससे भी कुछ होके बल रेखा गुजर रही होंगी, तो सबके लिए मुझे अलग अलग करके जोड़ के दिखाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए कौन सा ऐसा होगा जिससे बल रेखाएं गुजर रही होंगी, और कौन सा ऐसा पृष्ठ होगा, इसमें तीन तरह के पृष्ठ है ना, एक दो तीन, तीन टाइप के हैं, तो किससे गुजर रहा है किससे नहीं गुजर रहा है, जिससे गुजरेगा उसी को तो लेंगे हम फ्लक्स में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसके लिए E1 के लिए लिखेंगे, तो E1 के लिए क्या लिखेंगे बताइए, A1 लिखेंगे इंटीग्रेशन, है ना। अरे इस पूरे पृष्ठ के लिए अब देखेंगे, इस पूरे पृष्ठ के लिए थोड़े से भाग के लिए नहीं देख रहे ना, पूरे के लिए देख रहे हैं, तो जब पूरे के लिए देखेंगे तो इंटीग्रेशन लिखेंगे E-D-A1, है ना, E-D-A1 हो गया, और कास थीटा1, कोण बीच का क्या है, थीटा1 ले रहे हैं, प्लस करेंगे, फिर क्या लेंगे दूसरे वाले के लिए A2 के लिए, E2 के लिए, है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ A2 के लिए E2 DA2 cos थीटा2 हो जाएगा, इसके लिए हो गया, और थीटा2 का 90 है, अभी हम यूज करेंगे उसको, फिर इसके लिए देखेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे E3 DA3 का थीटा3 A3 इक्वल टू पूरा क्या हो जाएगा कि भाई एप्सिलॉन जीरो, मतलब इसका भी फ्लक्स रेखा, इसका भी फ्लक्स का सूत्र लगा लेंगे, इससे भी लगाएंगे, इसका तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थीटा1 का मान कितना बताइए, 0 डिग्री, यहाँ 0 हो जाएगा, थीटा2 का मान कितना 90, तो 90 हो जाएगा, थीटा3 का मान कितना है 90, तो यहाँ भी 90 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, है ना, तो कास 90 का मान कितना होता है, कास 90 का मान कितना होता है, 0। जब कास 90 का मान 0 होता है तो ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी। तो अगर ये आगे अगर हम बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम मिटाएंगे यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा E1 DA1 कास 0 डिग्री, क्योंकि थीटा1 के लिए 0 था, और E2 DA2 हो जाएगा कास 90 प्लस ये E3 DA3 कास 90 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसको आगे अगर हम बढ़ाएं तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ E1 DA1 काश 0 का 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, इधर बचेगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या करूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, यहाँ से ये आपका हो जाएगा, यहाँ से E1 बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र जो है ये कांस्टेंट है ना सबके लिए, तो E1 इक्वल यहाँ हो जाएगा, इंटीग्रेशन में बचेगा A1 और ये DA1 बच जाएगा, और बराबर यहाँ बचेगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, अब यहाँ पे इसके आगे लिखने के लिए आप जानते हैं कि क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ DA1 ये हो जाएगा, ये A1 इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं A, क्या लिख सकते हैं A, और A जो होगा वह बराबर होगा 2 पाई RL के, 2 पाई RL के। क्यों, क्योंकि जो बेलन होता है उस बेलन की जो ऊंचाई था इसमें, वह L लंबाई का जो तार था वही तो बना था, तो वही L लंबाई का ऊंचाई बन गया था, तो यहाँ पे ऊंचाई को हम 2 पाई RH, H की जगह क्या लिखेंगे L लेंगे, और ये DA1 को इंटीग्रेशन किया गया है, जब इंटीग्रेशन कर दिए इसका मतलब पूरा वक्र पृष्ठ लिया जा रहा है, थोड़ा सा तो नहीं लिया जा रहा है, DA1 तो छोटे वाले का था ना, लेकिन पूरे का बात हो रहा है ना, अब इंटीग्रेशन हो गया है, तो पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ A लिख सकता हूँ, तो पूरे को जब मैं A लिख सकता हूँ तो ये आपका हो जाएगा A बराबर 2 पाई RL, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ E1 और इसको मैं लिख सकता हूँ
इसको मैं लिख सकता हूं ए, इसको लिख सकता हूं क्या ए, और ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0, और यहां से ये हो जाएगा E1 और इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे समीकरण 1 से देखिए, मैं समीकरण 1 बनाया था, समीकरण 1 से क्यू बराबर हम लिख सकते हैं लेमडा एल, तो समीकरण 1 से E इंटू 2 पाई आर एल, और जहां पे क्यू है वहां पे लिख सकते हैं लेमडा एल। देख लीजिए समीकरण 1 से लेमडा एल अपान एप्सिलॉन 0, ये हो सकता है। अब देखिए यल से यल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा आपका E1 बचा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ये हो जाएगा E1 इक्वल टू, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, अगर E1 है तो E1 लिखेंगे, और अगर मान लीजिए अगर E1 को मान लीजिए सब वैद्युत क्षेत्र सेम है ना सबके लिए, तो मैं E1 को E भी लिख सकता हूं। तो आप चाहें तो अभी लास्ट में इसको हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पाई को ला लीजिए और आर को भी लाइए, लेकिन एप्सिलॉन 0 एक साथ करिए, और लेमडा और आर एक साथ कर लीजिए, लेमडा और आर एक साथ कर लीजिए। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि E1 बराबर E2, यहाँ पे ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो कांस्टेंट था बिंदु P पर, टोटल है ना, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यदि E1 बराबर E मान लीजिए, तो ये हो जाएगा E बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा बाई आर, ये आपका हो गया। और एक तरीके से और इसको लिखा जा सकता है, E बराबर 1 अपान 2 का ऊपर और नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ऊपर गुणा करेंगे तो 2 लेमडा बाई 2 लेमडा हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ रहे ही, तो आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका था गॉस के प्रमेय का यूज करके, है ना, गॉस थ्योरम का यूज करके हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक फार्मूला निकाल लिया, किसके लिए, अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश तार था, है ना, एक तार था अनंत लंबाई का, उसके वजह से किसी बिंदु P पर मैंने क्या निकाल दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल दिया। तो हमें आशा है कि जो भी चीज हम आपको यहाँ पे बताते हैं, जो भी समझाते हैं, आपको समझ में आता होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है या कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट किया करिए, है ना, कमेंट तो कर ही सकते हैं, इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास आपको दिया जा रहा है, तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों में इसको शेयर करें और सबको लाभ मिल सके। और आप लोग पढ़ते रहिए, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक तो अभी जबरदस्त तरह से आपको वीडियो मिल ही रहा है, जैसे चाहिए वैसे एकदम क्लास की तरह, बिल्कुल, है ना।